टीएमसी यानी ट्रांसफर माई कमीशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुरुलिया की ऐतिहासिक रैली में, ऐतिहासिक बीजेपी के मायनों में इसलिए क्योंकि पुरुलिया में अभी तक लगभग कई रैलियां हो चुकी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 3 रैलियां, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी रैली, और इसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली। इन तमाम रैलियों का विश्लेषण आप करते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन रैलियों के क्या मायने अब निकाले जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज के चुनाव जो जिसमें पुरुलिया में चुनाव होना है 9 विधानसभा सीटों पर, उसमें इन रैलियों को मतलब अब इसके बाद शायद ही कोई इतना बड़ा नाम यहाँ रैली करेगा, क्योंकि अब ये रैलियों का ये दौर आज जब प्रधानमंत्री की इस रैली के साथ खत्म होता है, इसके बाद जो रैलियाँ होंगी वो दोबारा से कोई स्थानीय नेता होंगे, तो आपको अब इन 3 रैलियों को अगर एनालाइज करके देखने की कोशिश हो तब आप पुरुलिया के इस चुनावी नतीजे को समझ पाएंगे। आज जब यहाँ प्रधानमंत्री टीएमसी पर हमला बोल रहे थे, अपनी इस भारी समर्थकों की भीड़ को देखकर यकीनन वो उत्साहित हुए होंगे, और उनसे भी ज़्यादा यहाँ बीजेपी के जो लोग हैं जिनको मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद और या ममता बनर्जी की रैली के बाद थोड़ा सा मन में उनके कुछ संदेह होने की कोशिश हुई होगी कि आखिर क्या मैसेज जा रहा है, क्या 2019 की जीत एक चमत्कार ही रहेगी या ये जीत निरंतर आगे बढ़ेगी, क्योंकि पुरुलिया में लगभग 2018 के पंचायत चुनाव से बीजेपी का ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है। 2016 के विधानसभा चुनाव में ज़रूर बीजेपी ने कोई यहाँ हासिल नहीं किया था कुछ भी, और मतों की संख्या भी उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं थी। यहाँ 7 सीटें लेकर टीएमसी नंबर 1 पर थी और 2 सीटों के साथ कांग्रेस, जो अब कहीं भी लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, अब जो लेफ्ट मोर्चा और आईएसएफ के साथ संगठन में। आज प्रधानमंत्री की रैली से पहले जब बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात की, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से हम लगातार इन रैलियों को देख रहे हैं, ख़ासतौर से जब ममता बनर्जी को चोट लगी और उनके चोट लगने के बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर आती हैं तो पहला जो रोड मार्च कोलकाता में हुआ, लेकिन पब्लिक रैली उन्होंने सबसे पहले पुरुलिया को चुना, जहां बाघमुंडी में वो पहली बार व्हील चेयर पर और पैर में जो उनके पट्टियां थी, स्ट्रेचर पैर पर जो पट्टियां थी उनके साथ वो पब्लिक के सामने पहली बार आई, यानी अपनी जनता के साथ संवाद करने के लिए, अपने समर्थकों के साथ संवाद करने के लिए वो सबसे पहले बाघमुंडी या पुरुलिया पहुंचती हैं। उनके बाद उनकी जो रैली थी वो दूसरी बलरामपुर में होती है, और अगर उन रैलियों को देखते हैं तो वो रैलियां एक जो आज का प्रधानमंत्री का मैदान था, जिस जगह रैली को चुना गया था भांगड़ा मोड़ पर, उसके मुकाबले बेहद छोटे मैदान थे। और उस दिन भीड़ में मुझे याद आता है उस दिन जब उन्होंने बोला कि ये विधानसभा की एक रैली है, भीड़ है, इसको देखिए, और चूँकि उसके बाद योगी आदित्यनाथ आए और वो एक छोटी सी जगह में उन्होंने रैली की, वो ये मैदान यकीनन ममता बनर्जी के मैदान से छोटा मैदान था, हालांकि वो खचाखच भर गया था लेकिन मैदान छोटा था, और भीड़ की संख्या अगर ममता बनर्जी से जोड़ते तो शायद वो 19 बैठते। लेकिन उसके बाद जब ये मैदान की तैयारियां हो रही थी, हम लोग इस मैदान पर गए, हम लोगों ने देखा बड़े लेवल पर जो टेंट वेंट लगाए जा रहे थे, जो तैयार किए जा रहे थे पंडाल, तो हम लोगों ने पूछा कि क्या बीजेपी इसको भर लेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में था, क्या ये एक चुनौती होगी। तो वहाँ चूँकि इस रैली के संयोजक के तौर पर रविंद्र राय यहाँ से जो पहले कोडरमा से सांसद होते थे, इस बार नहीं है, बीजेपी के उनको इंचार्ज बनाया गया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा 3 लाख कार्यकर्ताओं को, 3 लाख लोगों को यहाँ लाने का पूरा प्लान है और वो लोग यहाँ आएंगे। तो हम लोग उस पूरी रैली को देखने के लिए आज, चूँकि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, इसी बीच में एक बहुत अहम डेवलपमेंट कल ये भी था कि ममता बनर्जी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया, उस मैनिफेस्टो को अगर आप गौर से देखते हैं तो उस मैनिफेस्टो में वो तमाम चीज़ें डाल दी गई जो कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में रखते रहे और जिसके सहारे उन्होंने बीजेपी को मात भी दी है। और या प्रधानमंत्री जो अपनी केंद्रीय योजनाएँ गिनवाते हैं, उन्हीं योजनाओं के लगभग समकक्ष उन्होंने उनको और पॉलिश करके और भी उसको करके अपने राज्य के मतदाताओं के सामने मैनिफेस्टो के तौर पर पेश किया था। और ये भी कहा था कि उनका
पूरे देश में एक रिकॉर्ड है कि जो 100 दिनों के अंदर काम हुआ उसमें उनसे ज़्यादा रिकॉर्ड थी जिससे पहले में किसी ने नहीं किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं को, खासतौर से महिलाओं पर 1,68,00,000 महिलाओं को, जो सामान्य वर्ग की हैं उनको 500 रुपया और जो SC ST की हैं उनको 1,000 रुपया महिला मुखियाओं को देने की बात भी कही थी। यानी अगर आप देखते हैं तो पूरी तरह से उन्होंने एक बेहतरीन जो जनता को मैनिफेस्टो दिया था। उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं ये सबके मन में सवाल था। और भीड़ कितनी जुटती है और भीड़ का क्या ग्राफ रहता है जो पिछली बार से, उससे भी ये तय होना था कि आखिर पुरुलिया में जो कि पहले फेज़ में होने वाले चुनाव है उसमें उससे क्या निकलता है। तो आज जब सुबह हम लोग 8 बजे पहुँचे रैली स्थल पर तो उस समय सिर्फ लोग इक्का दुक्का आ रहे थे, लेकिन भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी जो सिक्योरिटी के कारणवश थी, क्योंकि हम लोग पुरुलिया में देख चुके अर्जुन मुंडा जिस रथ का वो करने वाले थे उसको झंडी दिखाने वाले थे, भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कान्हू सम्मान यात्रा जो आदिवासियों के लिए भगवान है उनको यात्रा दिखाने, उस रथ की तोड़फोड़ हुई और अभिषेक बनर्जी की उस समय रैली हो रही थी। उस रैली में भी ये कहा गया कि बीजेपी की रैली में भीड़ कम हो रही है और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सारे सवालों के साथ आज सुबह शुरू हुई और बीजेपी के नेताओं को यकीनन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उनके बढ़ा हुआ होगी धड़कने की आखिर क्या होता है। लेकिन 10 बजे जब हम लोग वहाँ खड़े थे तो बैठे हुए लोगों की तादाद बढ़ने लगी और रैली उसके लगभग 1-1.5 घंटे बाद थी। तो हमने उनसे पूछा तो वो 8 बजे जो लोग आए हुए थे जिसमें महिलाएं भी थी, उन्होंने कहा हमने अपनी सीट आकर ले ली है क्योंकि हमको प्रधानमंत्री को सबसे करीब से देखना है। तो वो उस समय भीड़ आनी शुरू हुई और फिर जब भीड़ आने का सिलसिला शुरू हुआ तो 11 बजे तक वो पंडाल पूरे भर चुके थे, लोग सड़कों पर खड़े होने लगे। और फिर पीछे की तरफ ये काफ़ी बड़ा एरिया है भांगड़ा मोड़ पर, इसको कोई भी देख सकता है और जो मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए कोई किसी को बहुत ज़्यादा ये जो कहने की ज़रूरत नहीं है और उसको इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो आराम से यूट्यूब पर इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं, तमाम लोगों के चैनल्स पे देख सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक चैनल पर देख सकते हैं जिससे उनको लगता है कि वो सही दिखा रहा है। तो आपको दिखेगा कि ये पूरी तरह से भारी भीड़ वाली रैली थी और जो बीजेपी ने दावा किया था कि वो ऐतिहासिक भीड़ होगी, वो ऐतिहासिक भीड़ यहाँ के लोगों के मुताबिक और स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक भी थी। इस भीड़ में लाखों लोग पहुँचे क्योंकि जब भीड़ की रैली खत्म हुई तो हम लोगों को लगभग 1.5 से 2 घंटे तक सड़कों पर वो ज्वार दिखता रहा लोगों का। जो लोग उत्साहित लोग थे उन लोगों में आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे उनका उत्साह रैली के अंदर लगभग 2 घंटे तक नारे लगाने और मोदी मोदी चिल्लाने के बाद शायद ख़त्म हो गया होगा। वो बसों पर, बसों की छतों पर, टेम्पो की छतों पर पूरे ढोल नगाड़ों के साथ थे और उनके साथ वो लगभग घंटों तक निकलते रहे। और कोई अगर गलती से भी कैमरा उनकी तरफ कर रहा था या मोबाइल उनकी तरफ कर रहा था, वो पूरे नारों के साथ मोदी मोदी या जय श्री राम के नारों के साथ चिल्ला रहे थे। अब बात आती है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के आज क्या मायने निकाले जाए। अगर हम पूरे इस पर रणनीति पर गौर करते हैं ममता दीदी की, तो उसको एक किले की तरह समझते हैं। पूरी उनकी चुनावी रणनीति को एक किले की तरह समझते हैं जिसमें उन्होंने सबसे आउटर वॉल जो तैयार की है, जो उनकी सबसे मजबूत वॉल है, वो उन्होंने तैयार की कि भाषाई और जो बांग्ला प्राइड की बात है उसको, यानी बाहर के लोगों का कोई यहाँ हस्तक्षेप ना हो, बाहर के लोग नहीं हो और बाहर बहिरागत कौन है, इस तरह की ईंटों के साथ उन्होंने ये पूरा तैयार किया। और भाषाई समस्या यहाँ लगातार आ रही थी। और अगर बीजेपी नेताओं की बात करें तो बीजेपी के स्थानीय नेता कहीं भी किसी भी जगह ममता दीदी का मुकाबला करते हुए नहीं दिखते हैं, क्योंकि दिलीप घोष हैं या राहुल बोस हैं या लॉकेट चक्रवर्ती हैं या तमाम लोग, जो मिथुन चक्रवर्ती को भी आप उनमें शामिल कर सकते हैं, हालांकि वो नेताओं के तौर पर अभी नहीं है, लेकिन अगर आप उनको भी शामिल करें तो वो ममता दीदी की जो लोकप्रियता है उसके सामने कहीं नहीं टिक रहे थे। तो ऐसे में जो बीजेपी के पास सबसे बड़ी चीज़ थी, और जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी यहाँ इस राज्य में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनकी बातों पर, उनके वादों पर ही लड़ रही है और उसी से वो अगर परिवर्तन की बात है, चूँकि आज लिखा हुआ था असली परिवर्तन चाहिए, उस पर अगर देखें तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डिपेंड होती है। इस पूरे मसले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने अपना बोलना शुरू किया। जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, उसको अगर आप गौर करते हैं तो उन्होंने आज उन तमाम चीज़ों को चुना जिनसे बीजेपी के यहाँ के स्थानीय लोग इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने स्थानीय लोगों से कनेक्ट जोड़ा, पूरा बताया, और उसके बाद उन्होंने यहाँ के लोगों की काफ़ी तारीफ़ भी की और एक ऐतिहासिक जो धार्मिक प्रसंग है उसके साथ इस पुरुलिया का रिश्ता जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि
भगवान श्री राम, ये शायद जय श्री राम के नारों के साथ जिस तरह का यहाँ वो शुरू हुआ। आज मुस्लिम तुष्टीकरण पर, ममता दीदी पर लगे हुए आरोपों पर भी आज प्रधानमंत्री ने शायद इतना तीखा हमला किया है जो ब्रिगेड मैदान में उस तरह का हमला नहीं था। ब्रिगेड मैदान की रैली एक जेनरिक रैली थी। पुरुलिया की रैली वो पहली रैली थी जो चुनाव के साथ सीधा जुड़ रही थी, क्योंकि इस इलाके में चुनाव होना है। प्रधानमंत्री ने इस इलाके को एड्रेस किया 9 विधानसभा सीटों के लिए। ये तमाम लोग, जो इतने लोग आए थे, ये 9 विधानसभा सीटों से आए थे। इस रैली की जो भीड़ थी, ये 9 विधानसभा सीटों की भीड़ थी। आज रैली के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला कर रहे थे ममता दीदी पर, उन्होंने लगभग दर्जन बार ममता दीदी कहा। दीदी जो उनका स्टाइल है, और उसके बाद जो भीड़ थी उसकी तालियां आप वो सुन सकते थे, गरज सुन सकते थे। यानी जो ममता दीदी का जो सबसे बड़ा बाहर का एक वॉल थी वो थी कि भाषाई जो कनेक्ट है। यानी कई बार मैंने देखा वो असहज हो जाते थे, जो बीजेपी के नेता हैं बाहर से आए हुए, वो एकदम असहज हो जाते थे, क्योंकि उनका रिश्ता, जैसे ही कहते थे बांग्ला में बोलिए, बांग्ला में बोलिए, तो वो थोड़ा असहज होते थे। लेकिन उसी भाषाई जो दुर्ग की जो वॉल तैयार की थी ममता दीदी ने, आज वो डहती दिखी। कम से कम पुरुलिया का जो दुर्ग है उनका, वो डहता दिखा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा ज़्यादातर हिंदी में ही बोले, लेकिन जो बीच बीच में बंगला का उन्होंने जो शब्द कहे वो आज काफ़ी ज़्यादा थे। ब्रिगेड मैदान से ज़्यादा शब्दों का उन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया, उन बंगाली भाषाओं के शब्दों का, और जिनके साथ लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन प्रधानमंत्री हिंदी में बोल रहे थे, और जो जनता है जिसमें से ज़्यादातर लोगों की तादाद इस तरह की थी जो गांव के अंदर से आए हुए थे, जिनको हिंदी बोलना तो दूर की बात है, समझने में मुश्किल आती है। और ख़ास तौर से SC ST समुदाय के बहुत सारे यहाँ बीजेपी के समर्थक मौजूद थे। लेकिन आप उस 40 से 45 मिनट तक के लगातार भाषण को अगर गौर करते हैं तो वो हर वक्त तालियों के साथ गूंज रहा है, और वो जय श्री राम और मोदी मोदी, यानी उसके अलावा उनके पास कोई नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी जिन योजनाओं पर बोल रहे थे, मुझे मुश्किल लगता है, मुझे इस बात पर मतलब मैं शायद मुझे संदेह है कि वो पूरे लोग उस पूरे भाषण को सीधा समझ पा रहे थे। वो लगातार सिर्फ मोदी 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 के नारों के साथ थे। यानी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा को समझे न समझे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधा कनेक्ट कर रहे थे। यानी जो भाषाई बैरियर है, जो भाषाई दुर्ग की वॉल तैयार की थी, उसको नरेंद्र मोदी पहले ही आते ही ढहा देते हैं। उसके बाद फिर उनको स्थानीय नेताओं की जो एक सेकंड वॉल है, जो उनके लोग थे कि ममता दीदी के साथ के चेहरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ के चेहरे। तो ममता दीदी जिस तरह अकेले अपने कंधे पर इस पूरे चुनाव प्रचार को ढो रही है तृणमूल के लिए, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ इस पूरे चुनाव प्रचार को बीजेपी के लिए अपने कंधों पर ढो रहे हैं। वो आज की रैली से साफ होता है। इतनी बड़ी भीड़ के साथ जब लोग पहुँचते हैं, हालांकि जिस तरह के हार्ड हिंदुत्व की छवि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री उनकी है, तो अगर हम उसको वहाँ देखते हैं, उस पूरे हिस्से को जो उस भीड़ में था, उसमें यूथ बहुत ज़्यादा था, हालांकि महिलाएं भी थी और आदिवासी महिलाएं। लेकिन आज का जो रैली का अगर हम लोग पूरा वो देखते हैं कि उनका समीकरण क्या था, उसमें कौन कौन लोग थे, तो वो तमाम 9 विधानसभाओं से आए, महिलाएं, तादाद बहुत ज़्यादा, युवा पूरी तरफ से घिरा हुआ, और फिर बुजुर्ग, वो लोग जो बीजेपी समर्थक हैं, वो तमाम लोगों की भीड़ आज थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो ममता दीदी का बहिरागत का था, उस दूसरे किले की वॉल को भी ढहा दिया। अब तीसरी चीज़ पर आते हैं जो उन्होंने अंदर तैयार किया, मैनिफेस्टो के तौर पर सबसे कोर अपनी सुरक्षा की तैयारी की थी। आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले एक रिश्ता जोड़ा पुरुलिया के साथ, ये कहते हुए कि भाई भगवान श्री राम जब यहाँ वनवास में आए, यहाँ अयोध्या पर्वत है, उस पर्वत पर वहाँ जब माँ सीता को प्यास लगती है तो वो पानी की बात करती हैं, तो भगवान राम अपने धनुष से एक वाण छोड़ते हैं और पानी निकल आता है। यहाँ सीता कुंड है। उन्होंने इसका रिश्ता जोड़ा कि एक वक्त वो था जब एक वाण मारने से पानी निकल आया, यानी पानी की बहुत आयत थी, और दूसरा वक्त ये है कि यहाँ की महिलाएं पानी के लिए तरस रही हैं। यहाँ के किसान को खेती के लिए पानी नहीं है, यहाँ ब्रिज अधूरे पड़े हैं, यहाँ सरोवर पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, उनका निर्माण कार्य या उसका कोई भी डेवलपमेंट का कार्य यहाँ नहीं है। यहाँ के लोगों को के साथ लगातार अन्याय होता रहा। वो जो हिस्सा है जो यहाँ के नक्सल बेल्ट भी है, काफ़ी समय से नक्सल प्रभावित एरिया में रहा है, और इसीलिए यहाँ की सड़कों से लेकर तमाम चीज़ों पर उन्होंने बोला। इस पूरे मसले में सबसे ज़्यादा लोगों को जब उन्होंने खेला होबे के नारे को, खेला होबे का कि TMC कहती है खेला होबे,
और बीजेपी कहती है सुशासन होबे, बीजेपी कहती है हॉस्पिटल होबे, बीजेपी कहती है विकास होबे, और खेला होबे के उस नारे को जिसको सबसे ज़्यादा एक ताकत के तौर पर इस समय टीएमसी लगातार जोर कर रही थी, उस पूरे नारे को उन्होंने बदल दिया। यहाँ कम से कम उनके समर्थकों ने उस बदलाव को अंगीकृत किया और उसका रेस्पॉन्स दिया अपने प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री आज मुस्लिम तुष्टीकरण पर बोले कि किस तरह से यहाँ मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ। सबसे ज़्यादा प्रेशर उन्होंने इस बात पर दिया कि किस तरह से यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हुई, उनके कत्ल हुए और उनके परिवार वालों से जो जिनके कत्ल हुए उनका सबका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर आया या उनके गुंडों पर आया। यहाँ प्रधानमंत्री ने मंच पर सबसे पहले उनसे मुलाकात की, उन परिवार वालों से जो यहाँ इस पूरे इलाके में रहने वाले हैं। पुरुलिया के लगभग 6 लोग थे जिनकी हत्या के बात को वो कहते हैं। इस पूरे उसके बाद अगर हम देख